अस्सलाम वालेकुम। माइंड पाइल्स के एक और सेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं मेज़बान सारा अफ़ज़ल और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंसूर। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum and assalamu alaikum to everyone. कैसे हैं मंसूर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक बिल्कुल। ओके। अच्छा, अभी इत्तेफ़ाक है जब हमने अपना पिछला सेशन किया था, तो हम उसमें बात कर रहे थे कि हमारी सोच, हमारे अक़ीदे, हमारे यकीन जो होते हैं, वो हमें एक ख़ास रुख़ पर ले जाते हैं। और 2-3 एक्सट्रीम्स जिनका हमने ज़िक्र किया। वहाँ से बात अगर हम आगे लेकर बढ़ें मंसूर, तो ये तो नहीं कहना चाहिए उस बात को लेकर आगे बढ़ें, यूँ कह लें कि उसमें से एक और बात भी निकलती है। जब हमने पिछले प्रोग्राम में ज़िक्र किया था ना दरबारों का, खानकाहों का, तो एक कल्चर हमने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर जो मजज़ूब कहा जाता है जिन्हें, जिनके बारे में कहा जाता है जो ये फ़कीर हो गए हैं। तो एक रिसर्च मेरी नज़र से गुज़री, जिसमें कहा गया कि जो मजज़ूब होते हैं, इनमें से अक्सरियत वो होती है जो भंग पी कर मस्त होते हैं। उसका ताल्लुक कोई रूहानियत से नहीं होता। और बहुत से लोग जो इन आस्थानों पे जाते हैं, वो उस भंग के आदी हो जाते हैं। और ये भी कहने वालों ने कहा कि बुनियादी तौर पर जो भंग है, वो नशा नहीं है। वो उसके तिब्बी फ़वाइद हैं। उसका एक इस्तेमाल इस तरीके से करना कि वो नशा बन जाए, वो फिर हमारे माशरे में एक्सेप्टेबल हो गया कि भांग तो ठीक है। लेकिन इसी को जब हम आगे अपने देखते जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसे और एडिक्शंस हैं कि जिन्हें अब हम एक आम, एक नॉर्मल चीज़ समझ रहे हैं। आपको आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, छोटे होते हुए शायद आपने भी एक कार्रवाई की होगी, छुप के सिगरेट पीने की बहुत बुरी बात होती है। हाँ, उस ज़माने में सिगरेट को भी एक नशा समझा जाता था। अब एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है और अब बहुत से ऐसे वाक़ई में ऐसी एडिक्शंस हैं जिनको बड़ा नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है। एडिक्शन बुनियादी तौर पर इख्तियार क्यों की जाती है? क्योंकि यहाँ मैंने लफ़्ज़ इसलिए कहा मंसूर, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि ये एडिक्शन है, लेकिन वो इसके आदी हैं। और बहुत से हैं जो अनजाने में इसका शिकार हुए हैं। इसके पीछे क्या मुहर्रिक होता है? ये एडिक्शंस क्या हैं? क्यों इनकी तरफ इंसान राग़िब होता है? वेल इसका सबसे सिंपल आंसर तो ये है कि डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट इकोनॉमी, जिस चीज़ की डिमांड होगी वो सप्लाई भी होगी। तो अगर नहीं सप्लाई होगी तो डिमांड खत्म हो जाएगी और अगर डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई खत्म हो जाएगी। तब लेकिन ये दिस तब इज़ ओवर सिंप्लीफाइड। तब कैसे डिमांड आ गई? मतलब जब लोगों को नहीं पता था, कि कहाँ ये से तो हमेशा से ओवर द सेंचुरीज और मे बी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो इस चीज़ को कहते हैं ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, हुँ, वो जो गालिब ने कहा था ना कि डबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। क्या तो होता है? लाइफ इन इटसेल्फ इज अ वेरी टफ थिंग। इसमें बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। हुँ, डिपेंड करता है कि उन सारे नशेब फराज से गुजरने के लिए आपका सपोर्ट नेटवर्क क्या है। क्या आप दोस्तों पे रिलाई करते हैं, फैमिली भी करते हैं, रूहानियत स्पिरिचुअलिटी जो है, अगर आपका फेथ है तो खुदा से राब्ते पे यकीन रखते हैं, या फिर कुछ लोग जो हैं वो इन चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करना पसंद करते हैं। और आफ्टर अ वाइल ये सबको पता लग जाता है कि ये एक तरह का एस्केपिज्म है, फरारियत है। और इसमें क्योंकि गुजरता तो हर शख्स है ज़िंदगी के जिन नशेब फराज का मैं तस्करा कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन ये बनता है कि सारे के सारे लोग किसी ना किसी नशे का, ड्रग्स या अल्कोहल का सहारा क्यों नहीं लेते, और कुछ लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा क्यों सहारा लेने लग जाते हैं कि वो डिपेंडेंस या एडिक्शन उसके आदी हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और अगेन जिस अक्सर मैं कहता हूँ कि चीज़ें मल्टीफैक्टोरियल होती हैं, यकनकाती नहीं होती। तो स्टार्ट हम जेनेटिक्स से भी कर सकते हैं कि जेनेटिक्स जो हैं, सर्टन लोग जो हैं वो उनके जीन्स जो हैं सर्टन क्रोमोसोम्स के ऊपर, अगर आपने, ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा तो मैं इसको क्विकली बता देता हूँ कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स है और उसमें जो 4 प्रोटीन्स हैं, तो उनकी अरेंजमेंट ऐसे होती है कि हर इंसान, जो कहते हैं ना किसी का डीएनए टेस्ट, हर इंसान का वो यूनिक इस तरह से होता है कि आफ्टर सर्टेन स्टेप्स एक म्यूटेशन आती है उसमें, यानी वो उसका एक यूनिक पैटर्न होता है, वो जो सीढ़ी बन रही है ना उसकी जो, तो उसमें सिंपल अल्फाज में बाज़ लोगों के क्रोमोसोम्स के ऊपर सर्टेन जीन्स होते हैं, उन जीन्स के अंदर जो डीएनए की अरेंजमेंट होती है
वो ये डिटरमिन करती है कि क्या ये शख्स वॉरियर होगा, हालात से लड़ने वाला होगा, ईज़िली नबुर्द-आज़मा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड होगा, या ये ईज़िली हथियार डालने वाला, बहुत जल्द फ़रारियत इख्तियार करने वाला, एस्केपिज़्म या किसी नशावर चीज़ का सहारा लेने वाला होगा। हाउएवर, जैसा मैंने कहा कि मल्टीफैक्टोरियल होती हैं चीज़ें, तो ये सारे का सारा ब्लेम सिर्फ़ जीन्स को नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है जीन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन, कि जीन को एक्सट्रैक्ट होने के लिए, एनेबल होने के लिए, जीन क्या है? एक प्रोग्राम है जो आपके अंदर है, ठीक है? तो उसमें तो हज़ारों, लाखों, करोड़ों, आपके मिलियंस बल्कि प्रोग्राम्स आपके अंदर हैं। तो अच्छा, उसकी मैं एक मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरी वालिदा को जो है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनको डायबिटीज़ थी, ठीक है? तो डायबिटीज़ एक्स क्रोमोसोम के थ्रू जाती है, वाई इनेट होता है। तो मैं ज़्यादा रिस्क पे था बनिस्बत कंट्रोल करते हैं जनरल पॉपुलेशन के, कि मुझे डायबिटीज़ होने के खदशात ज़्यादा थे या छोटी उम्र में होने के थे। अब लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सब कुछ ठीक है। ये आगे वो जीन तो मैंने हो सकता है इनहेरिट किया हो, लेकिन वो जीन एक्टिव कब होगा कि मेरे लाइफ़स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ओके। तो मैं सारी ज़िंदगी या बचपन से ही एक्सरसाइज से दूर रहता, ड्रग्स, अल्कोहल, अनहेल्दी ईटिंग, नो फिज़िकल एक्टिविटी, नो स्पिरिचुअलिटी, नो पॉजिटिविटी इन लाइफ, तो वो सब कुछ, ओबेसिटी, वो सब कुछ मिला-जुला के क्या होता कि जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा जल्दी वो जीन एक्टिवेट हो जाता और मुझे डायबिटीज़ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते। सेम अगर किसी भी शख्स को इस तरह कोई जीन इनहेरिट हुआ है, तब उसका लाइफ़स्टाइल वो हेल्दी है, he or she is not indulging in drugs and alcohol, exercising, physically active, mentally strong, positive, spirituality, support network, एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल है, तो दे कैन बीट द जीन। ठीक वाहिद है। मिसाल होती है, कुछ होते हैं उनको कहते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट, कुछ इलनेसेस होती हैं जो कि हर हाल में ट्रांसफर होती हैं, लेकिन वो कम है। जनरली स्पीकिंग, ये जितनी चीज़ें मैं बता दी, जिसमें ब्लड प्रेशर, कार्डियक इलनेस, डायबिटीज़, तो इसके जीन आप इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से, लेकिन वो कितनी जल्दी वो जीन एक्टिवेट होता है, ये आपके लाइफ़स्टाइल और आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट उस जीन के साथ क्या सलूक करती है, अब आप अपने जिस्म के साथ क्या सलूक करते हैं। तो उसके हिसाब से आइदर वो या तो बहुत जल्दी उस बीमारी का शिकार हो जाएँगे, और अगर हेल्दी लाइफ़स्टाइल होगा तो वो आइदर डिले हो जाएगी वो बीमारी, या हो सकता है ना भी हो। तो दिस इज़ कॉल्ड जीन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन। तो इसमें फिर जिन जीन्स की मैं बात कर रहा था जो एडिक्शन से रिलेटेड, कुछ लोगों की एडिक्टिव पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं। एडिक्टिव पर्सनैलिटीज़ इस तरह से होती हैं कि वो फ़र्ज़ करें ओपियोइड्स के उसमें मुब्तला हो गए हैं, नशे में आदी हो गए हैं, तो वो डॉक्टर के पास आएँगे भी तो कहेंगे मैं ये छोड़ना चाहता हूँ, और फ़र्ज़ करें अगर वो छोड़ भी देते हैं कुछ दिनों के लिए, तो वो कहेंगे कि अच्छा, लेकिन मुझे बहुत एक्स एंड पेन, मुझे इसकी जगह कोई दूसरी, फिर वो डिमांड करना शुरू कर देंगे कि भई हाइपोटेंसी की सेडेटिव टाइप की एनाल्जेसिया, पेन किलर्स, फिर वो उनकी लत उनको पड़ जाएगी। फिर वो हाँ, छोड़ेंगे तो फिर उन हाँ। तो वो एक नशे से दूसरे नशे पे स्विच करते रहेंगे और ये कहते जाएँगे कि मैं छोड़ना चाहता हूँ या छोड़नी चाहती हूँ, लेकिन फिर वो वहाँ से बेंज़ोडाज़ेपीन पे स्विच कर देंगे, फिर वहाँ से वो किसी और चीज़ पे स्विच कर जाएँगे। तो ठीक। ये सारा सिलसिला जो है ना, वो मतलब एक से दूसरे उस पे चलता रहेगा। तो अ, ये कुछ एडिक्टिव पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं कि जिनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि दे कांट लिव विदाउट इट, और इन अदर वर्ड्स कि उनका इसके बिना गुज़ारा नहीं है, और वो अगर एक लत उनको वो छोड़ भी देंगे तो कोई कुछ और शुरू कर देंगे। फिर अगर मेडिकेशन या इलिसिट ड्रग्स छोड़ेंगे तो गैम्बलिंग में पड़ जाएँगे। फिर गैम्बलिंग को छोड़ेंगे तो किसी और क्या चीज़। हुँ। एडिक्शन है? अच्छा मंसूर, यहाँ मुझे एक बात बताओ, आपने जो अभी डीएनए की बात की, फिर वो बात आ रही है कि शायद हम बहुत तफ़सील में चले जाएँ। ये जो आपने कहा डीएनए डेवलप होता है कि एक वॉरियर भी हो सकता है जो हालात से मुकाबला करने वाला। क्या इसका ताल्लुक उस माहौल से होता है जिस माहौल में उसकी माँ रही हो? लाइक वो जो तमाम दौर प्रेगनेंसी का है, उस दौर में माँ के क्या हालात हों, उसके इर्द-गिर्द क्या-क्या हालात हों, क्या इसका भी इस पे असर होता है? ये मेरे ज़हन में ऐसी एक बात आई। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। येस एंड नो।
इसके आंसर्स हैं येस एंड नो। ये भी जीन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन की तरह कि सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट भी ऑन इट्स ओन सब कुछ नहीं होती। तो हम्म। उसमें नेचर, नर्चर, एनवायरनमेंट, माहौल, ठीक है, वो सब चीज़ें हैं। इसमें एक हम्म। बड़ा मज़े की बात है कि लोगों की काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं इसके ऊपर। आजकल जिसमें बहुत ज़्यादा बात होती है ट्रॉमा की, कि भाई जितने भी लोग सर्टेन किस्म की पर्सनैलिटी वल्नरेबिलिटीज़ है उनकी, तो वो ज़रूर किसी ना किसी ट्रॉमा से गुजरे होंगे। अब मसला ये है कि अगर तो आईसीडी जो क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से जाएं तो ट्रॉमा की जो नेचर है वो कैटास्ट्रॉफिक होनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे ये भी सोचने की बात है कि एक बंदे के लिए साइकिल से गिरना जो है वो एक रूटीन की बात है और वो उठ के हंस खेल के चल पड़ता है, और दूसरे बंदे के लिए वो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा बन जाता है। इस पे काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं, अभी साइंस इसका जवाब नहीं दे पाई। रोमेनियन ऑर्फन्स थे, उनके ऊपर स्टडीज़ थी, इवन के मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो बिल्कुल हम शक्ल होते हैं, तो और बाकी भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। तो उसमें ये देखा गया है कि दो बच्चे एक ही तरह के हालात से, बहुत टफ हालात से गुजरते हैं। समहाउ एक जो है उसकी जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, जो नफ्सियाती, ज़हनी, साइकोलॉजिकल रेज़िलियंस जिसको कहते हैं, इम्यूनिटी, वो डिफरेंट होती है दूसरे से। और एक जो है ही और शी जस्ट सिंपली ग्रोज आउट ऑफ इट एंड बिकम्स वेरी सक्सेसफुल इन लाइफ, यानी वो उसमें से निकल जाएगा और ज़िंदगी बहुत कामयाबी से गुजारेगी। जबकि दूसरा जो है, चाहे वो उसका ट्विन हो, ट्विन ना भी हो, एक ही फैमिली के हों, तो वो उस चीज़ के अंदर स्टक हो जाएगा। और फिर जिनको हम मैल एडेप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म्स कहते हैं, जिसमें सेल्फ हार्मिंग, सेल्फ इंजोरियस बिहेवियर और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर कभी बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये एक्सपेरिमेंट करना ड्रग्स के साथ, इलिसिट सब्सटेंसेस के साथ, कोई कहेगा कि मैं आई वांट टू फील समथिंग, जबकि ऑन दी अदर हैंड वही शख्स जो है किसी और मौके पे जो है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा ही फील कर रहा होगा। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने काम किया हुआ ड्रग्स एंड अल्कोहल में भी, और मुझे आज तक कोई शख्स ऐसा नहीं मिला जो किसी तरह की ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज़ करता हो प्रॉब्लमैटिक वे में, और उसके पास उसका कोई ना कोई एक्सक्यूज़ या बहाना ना हो। ह्यूमन माइंड इज़ अ फनी थिंग, वो अक्सर मैं कहता हूँ कि इंसानी जहन भी एक बहुत क्या चीज़ है कि हम हर चीज़ की कोई ना कोई इख्तरा, कोई ना कोई तौजीह और वो जी निकाल लेते हैं, हम्म। रिगार्डलेस कि अक्सर लोग मेरे सामने मेरे मुंह पे बैठ के मुझे बता रहे होते हैं कि क्या नुकसानात इसके, और मैं इससे बड़ा तंग हूँ और मैं इससे जान छुड़ाना चाहता हूँ और उस तरह से। लेकिन जब उनसे पूछा कि भाई कि तुमने शुरू इन द फर्स्ट प्लेस क्योंकि, तो वो हमेशा सबकी एक ना एक स्टोरी होती है। लेकिन मसला ये है कि एग्जैक्टली वही उससे सिमिलर स्टोरी उसके बाद वाले मरीज की भी होती है जिसने कभी जिंदगी में कोई नशा नहीं किया होता। तो ये बड़ी एक हैरत अंगेज बात है। यस, एग्जैक्टली। लाइक एक छोटी सी मिसाल, अक्सर मैं इस बारे में सोचती हूँ। बहुत से लोगों को देखा, वो कहते हैं कि स्मोकिंग शुरू की छोटी उम्र, क्योंकि मेरा स्टूडेंट्स के साथ, टीनेजर्स के साथ भी एक ताल्लुक रहा है। पढ़ाई का स्ट्रेस या रिजल्ट्स का स्ट्रेस या इस तरह का कुछ स्ट्रेस था, जिसके नतीजे में फिर हमने स्मोकिंग शुरू की, घर से बाहर निकले और अब वो एक आदत बन गई है, छूट नहीं रही। उसी एज ग्रुप की लड़कियां अपने उस स्ट्रेस को भगाने के लिए स्मोकिंग नहीं कर रही होती। हाँ, तो इसका क्या ताल्लुक कोई एक्सेस से भी है? इसका जेंडर से तो कोई ताल्लुक नहीं, वेस्ट में तो लड़कियां भी सारे ये काम करती हैं। हाँ, अगर जनरली कह रही हूँ ना, लड़कियां भी स्मोकिंग करती हैं, जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेस में करें, वो बगैर स्ट्रेस के भी होता है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि क्या इसका ताल्लुक इन जनरल जब हम बात करें, तो अगर किस एक ही सिचुएशन में लड़के स्मोकिंग की तरफ चले जाते हैं मगर लड़कियां नहीं, मुकाबलतन कम जा रही हैं, तो इसका ताल्लुक इसी चीज से भी हो सकता है कि लड़कों का चूंकि बाहर ज्यादा एक्सपोजर है, उनके लिए उस चीज तक वसूल आसान है, और लड़कियों के लिए उतना आसान नहीं। मैं अपने माशरे की बात करूंगी। हाँ, हमारे हमारे सोसाइटी के देसी मास्टर के कॉन्टेक्स्ट में ये एक फैक्टर है। और हम्म। इसमें पेयर ग्रुप्स जो आपके हम असर होते हैं, जो कि हम जोली और हम उम्र होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा इसमें अमल दखल होता है कि आपकी वो कहते हैं ना, मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो होता ये है कि टीन एजेस में या अर्ली ट्वेंटीज़ में भी समटाइम्स आपको अपने पेयर ग्रुप में शामिल रहने के लिए वो कुछ समटाइम्स यू फील लाइक, ज़रूरी नहीं कि आप करें, लेकिन उस एज में ये ऐसा महसूस होता है कि कहीं मैं एक्सक्लूड ना हो जाऊं इस ग्रुप से या फ्रेंडशिप से महरूम ना हो जाऊं, तो फिर जो वो कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ ये है कि
ये जो एक अलग से फिनोमेना है, ये जिसको आपने कहा ना कि भाई ओह हो स्ट्रेस हो गया तो चलो एक सिगरेट पी लेते हैं, तो क्योंकि ज़ाहिर है किसी ना किसी ने उनको पहले तो नहीं पता होगा, किसी ने बताया होगा कि भाई ये स्ट्रेस को रिलीव करता है। अब चक्कर ये है कि जितनी भी नशावर अद्वियात अद्वियात हैं, वो आपको सेडेट तो कर सकती हैं, और तो सेडेशन के अलावा जहाँ तक फिर वो जब उसका असर ख़त्म होता है, तो वो जो टेंशनें हैं वो तो वहीं की वहीं रहती हैं, और हाँ, जो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने हैं वो तो वहीं के वहीं होते हैं। तो बेसिकली इंक्लूडिंग अल्कोहल, शराब से लेके और जितने दूसरी नशावर अशिया हैं, उनके बारे में अगर जो उनके यूज़ करने हैं वो उनसे सुने, तो वो ऐसे-ऐसे ही आपको रम्ज़ और सीक्रेट्स और पॉज़िटिव्स उनके बारे में बताएँगे कि आप मतलब अपना सर पकड़ के बैठ जाएँगे कि भाई ये तो कहाँ से ये फ़िलॉसफ़ीज़ इसने इजाद की हैं। चक्कर ये है कि एक अमल होता है साइकोलॉजिकली, उसको कहते हैं कि एसोसिएशन या कपलिंग या चेनिंग, मुख्तलिफ नाम है उसके। वो ऐसे है कि फ़र्ज़ करें हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में हैं कि जहाँ पे जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, या बचपन से आप ये सुनते आ रहे हैं, आपने अपने पेरेंट्स को देखा, पूरी सोसाइटी को देखा कि जब भी स्ट्रेस होता है तो वो 1 गिलास पानी पी लेते हैं, हुँ, या स्ट्रेस होता है तो वो कहते हैं कि चलो भई 10 पुशअप्स कर लेते हैं। हुँ, तो जब वो चीज़ कॉन्स्टेंटली मेरे कान में पड़ती रहेगी जब मैं ग्रो अप हो रहूँगा, तो इवेंचुअली क्या होगा कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो जब भी मुझे स्ट्रेस होगा, तो मैं 10 पुशअप्स या 1 गिलास पानी पीऊँगा, क्योंकि मेरे ज़हन में ये चीज़ बैठ चुकी है और मेरे ज़हन ने खुद को मुतमईन कर लिया है कि हाँ, भई ये स्ट्रेस रिलीफ़ होता है इससे। बिल्कुल। तो एक्सरसाइज़ का तो ख़ैर फिर भी कुछ ना कुछ साइंटिफिक एविडेंस है कि वो एंटी स्ट्रेस है या एंटी डिप्रेसेंट है। अलबत्ता बाकी नशावर अद्वियात जो हैं, स्पेशली जो अल्कोहल है, वो तो उसका जो आफ्टर इफ़ेक्ट है, इट मेक्स यू मोर डिप्रेस्ड और आपके अंदर ज़्यादा एंग्ज़ायटी क्रिएट करती है। तो वो तो उसका बल्कि उलट है कि वो तो आपको कहीं से कोई रिलीफ़ नहीं मिल रहा। हाँ, वो जो मैंने कहा ना कि जो सेडेशन या डिसइन्हिबिशन, डिसइन्हिबिशन जो है वो एक बड़ी खतरनाक चीज़ है। व्हेन यू लूज़ योर सेल्फ कंट्रोल, तो आप फिर ऐसी-ऐसी चीज़ें भी कई दफ़ा कर जाते हो कि बाद में या तो आप पछताते हैं या फिर आपको पछताने का भी मौका नहीं मिलता। मसलन यूके, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में बहुत से लोग शराब के नशे में या ड्रग्स के उसमें बिल्डिंगों से कूद जाते हैं। ये समझते हैं कि वो कोई सुपरमैन है या सुपर वुमन है और उनको कुछ नहीं होगा या वो उड़ना शुरू कर देंगे। तो ऐसी हरकतें भी लोग करते हैं कि जिस पे वो फिर जान की बाज़ी हार जाते हैं या ओवरडोज़ से मर जाते हैं कई दफ़ा। तो हुँ, ये है कि वो जो एसोसिएशन है, वो ऐसे पैदा होती है कि लेट्स से वेस्टर्न कल्चर में, कि बच्चा बचपन से घर में सुन रहा होता है। एक तो उसके सामने पेरेंट्स ज़ाहिर है, और ज़ाहिर है इनके हुँ, तो किंग और क्वीन और प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इनकी हज़ारों साल की हिस्ट्री है, और बिल्कुल। शराब को बुरा कहते हुए इनकी माँ मरती है। मतलब माँ को बुरा कह लेंगे, शराब को बुरा नहीं कहेंगे। ये भी इनका एक कल्चरल एस्पेक्ट है। उसको अंडरमाइन करते हैं, उसको अंडर रिपोर्ट करते हैं उसकी जो नुकसानात हैं। हुँ, मिसाल के तौर पे उसके सिर्फ़ डायरेक्ट लॉसेस जो है ना, वो करते हैं। जब उसका रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं कि भई शराब की इंडस्ट्री जो है उससे इतना सारा रेवेन्यू गवर्नमेंट जनरेट करती है और बड़ा प्रॉफिटेबल होता है, और ये वो जब उसके नुकसानात उसके अगेंस्ट काउंट करते हैं तो सिर्फ़ एंड स्टेज लिवर डिज़ीज़ काउंट करते हैं। और बाकी हाँ, सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक जितने इन बिटवीन आर्ज़ें हैं वो काउंट नहीं करेंगे, वो जो लॉस होगा। जो ब्रोकन फैमिलीज़ होंगी, वो या कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो एक्सीडेंट्स होंगे नशे में, जो रेप्स होंगे, जो क्राइम्स होंगे, जो बच्चे डरे समय घर में बैठे हुए होंगे या आपके फैमिली मेंबर्स, वो कैलकुलेट नहीं करेंगे। जो नफ्सियाती अवारिज़ होंगे, जैसे मैंने बताया, डिप्रेशन, एंग्जायटी एंड लोड्स ऑफ देम, वो काउंट हुँ, नहीं करेंगे। उसके जो हुँ, फोरेंसिक, सोशल, फैमिली वाइज़, जॉब लॉसेस, अगर वो सब कैलकुलेट करें, तो जितना रेवेन्यू जनरेट होता है, उसका आई थिंक मैनी फोल्ड्स जो है ना, वो उसके लॉसेस ज़्यादा हैं। लेकिन इंसान क्योंकि ज़िद्दी होता है, स्टबर्न होता है, बहुत ज़्यादा तरक्की कर भी जाए, तो ज़िद में कई दफ़ा मारा जाता है। और ज़िद ये होती है कि अगर इंसानों का एक और ग्रोह जो है, वो ये कहता है कि ये गलत चीज़ है और रिलीजियसली उनके लिए वो बैन है, और अगर हम ये कह दें कि ये बुरी चीज़ है, तो वो तो बड़ा मसला ख़राब हो जाएगा। तो होता ये है हुँ, कि ये लोग अपनी उस ज़िद में कहते हैं कि भई ओह! हम तो सिर्फ़ चिल आउट करने के लिए थोड़ा हम तो बस एक थोड़ा-सा बस वो करते हैं। लेकिन कोई भी शख़्स ज़िंदगी में ये नहीं कह सकता कि वो कभी भी ड्रंक नहीं हुआ या कभी नशे में उसने कोई उल्टी-सीधी हरकत ना की हो। एनीवेज़, तो गोइंग बैक टू दैट, बनता है अगर हम तारीफ़ के हिसाब से देखें तो
हम जो फ़िल्म्स वग़ैरह में या नॉवेल्स में इस तरह पढ़ते हैं, जो पुराने अख़बार के हिसाब से, कि ये उमरा के शौक होते थे और फिर वहाँ से बतदरीज फिर ये मासेस में आए। मतलब ये जो इसको एक बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से सेलिब्रेट करना होता है। ये जो जी। एडिक्शंस हैं, मासेस लेकिन जैसे मैंने पहले ज़िक्र हाँ, किया ना, वो आगाज़ में कि मज़ारों के ऊपर भांग घोल के पीने का जो है, वो तो एक आम बंदे का तरीक़ाकार है। उसको हुँ। हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन वो एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से ख़ास चीज़ को पेश करना, वो एक क्लास होती है। तो क्या इसका भी कोई फ़र्क पड़ता है? बहुत से लोग इस हवाले से भी एडिक्शन को पर फ़ख्र करते हैं। ऐसे मैंने वैसे देखे हैं मंसूर। मेजॉरिटी लोग जो हैं वो तो अपने आप को ये नहीं कहते कि वो इसकी एडिक्शन है उनको। जिनको है वो हाँ, भी कहते हैं कि नहीं है और वो हाँ, कहते हैं कि मैं जब चाहूँ मैं छोड़ सकता हूँ। यूज़्ड हाँ, टू, ये मुझे बॉदर नहीं करती, या हाँ, मेरा कंट्रोल होता है मुझ हाँ। पे और दिस एंड क्लिनिकली यूँ कह सकते हैं कुछ लोग जो हैं वो एक उसका एक प्रॉब्लमैटिक यूज़ जिसे हम बिंज ड्रिंकिंग है कि हफ्ते में 1 दफ़ा वीकेंड पे गए और बस इतना ड्रिंक कर लिया कि बस कोई पता नहीं कि नाली में गिरे हुए हैं या कहीं और या जो भी है। और कुछ लोग होते हैं डिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो है वो उनका ये है कि अगर वो नहीं लेंगे तो उनको साइड इफ़ेक्ट्स वो विथड्रॉल इफ़ेक्ट्स होंगे और अलामात होंगी तो वो मजबूरन फिर उसको मेंटेन करने के लिए जो दे विल कैरी ऑन। वो जो था ना कि उमरा पीते हैं और अपने वो जनाब लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, तो ना तो ये लुत्फ़ को दोबाला करती है और ना ही ये गम को कम करती है, कोई भी ऐसी चीज़। जिसे मैंने कहा कि ये इंसानी ज़हन की एक इख्तिरा होती है। हाँ, थोड़ी-सी अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि वो चिलिंग आउट कुछ देर के लिए, ये ऐसे ही है अगर आप कोई नींद आवर दवा ले लें तो आपको ये फ़ील होगा कि भई उस दिन आप बहुत अच्छा सोए हैं या बाज़ लोगों को शायद फ़र्क पड़ता भी होगा। लेकिन अगर आप मुस्तकिल लेना शुरू करेंगे तो वो बड़ी जल्दी अपनी एफ़िकेसी जो है लूज़ कर देगी, फिर आपको वो इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा उसका। तो ये हाल सब नशा और अद्वियात का और शराब का भी है। एसोसिएशन की मैं बात कर रहा था कि होता ये है कि बचपन से जब लेट्स से वेस्टर्न माशरे में कान में ये आवाज़ें कॉन्स्टेंटली घर पे, बाहर, खाला के घर, फूफा घर, ओह! लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स हैव अ ड्रिंक या ओह! आज तो बड़ा जी मुश्किल टफ दिन है, लेट्स गो एंड हैव अ ड्रिंक। फिर कहें, ओह! अब तो बादल आ गए हैं, चलो लेट्स गो एंड हैव अ ड्रिंक। फिर कहेंगे, नहीं, नहीं, धूप निकल आई, लेट्स गो एंड हैव अ ड्रिंक। तो मतलब बहाना कुछ भी हो, बन सकता है और वो उसको फिर वो सब इमोशंस और सब सिचुएशंस के साथ वो एसोसिएशन हो जाती है। तो वो बच्चा ये सब कानों में सुन के जब बड़ा होता है ना, तो फिर जब वो भी बड़ा हो जाता है, तो वो दोस्तों के साथ यही होता है कि अच्छा चलो आज तो छुट्टी के दिन लेट्स गो एंड हैव अ ड्रिंक। यही चीज़ है कि लेट्स गो एंड हैव अ सिगरेट या यही चीज़ है कि लेट्स गो एंड हैव अ जॉइंट और समथिंग। एंड वो आजकल क्या, वो वेप, वही बात कि चीज़ें रंग बदल-बदल कर किसी न किसी और हुँ, रुख में आ रही हुँ। हाँ, वेब का ये है कि अगर कोई बंदा स्मोकिंग क्विट करना चाहता है, तो वो तो उसका मुतबादिल कुछ अरसे के लिए हो सकता है। लेकिन जिस ल बंदे ने कभी स्मोकिंग नहीं की और कुछ भी ऐसा नहीं किया, तो वो तो हरगिज़ उसको शुरू नहीं करना चाहिए। तो ये जो एसोसिएशन है ह्यूमन माइंड की इन चीज़ों के साथ, ये हिस्टोरिकल भी है, एक कलेक्टिव ह्यूमन आर्केटाइप भी होता है और पता नहीं मैंने कभी जिन कंपनीज़ में मैं बैठे जैसे हॉस्टल होता है मेडिकल कॉलेज का या कोई भी यूनिवर्सिटी का तो उसमें हर तरह की कंपनी होती है, हर तरह के लोग होते हैं और बाज़ कमरे मखसूस होते हैं जहाँ पे बादानोश हज़रात जो है वो एन्जॉय करते हैं और बाज़ जगहों पे चर्च भी जारी होती है। हुँ। तो कभी बैठ के मुझे ऐसा लगा नहीं है कि किसी बंदे ने ये चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद कोई बहुत आला पाई का फ़लसफ़ा पेश किया हो या कोई क्रिएटिव बात की हो या बहुत कोई एंटरटेनिंग चीज़ हो। व्हाट हैपेंस इज़ दे बिकम डिसइनिबिटेड। अगर हाँ। हम बात करें, नाम नहीं लूँगी, बहुत बड़े-बड़े नाम हैं। असातिज़ा में वो नाम आते हैं, जो लिखने के लिए, गायकी के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, वो कहते हैं कि हम इससे चा ज़हन हमारा चलता है इससे। और हमने देखा है कि वो बड़ा कमाल, एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे लिए यहाँ पर मैनोशी का बंदोबस्त नहीं कर सकते, तो मैं तो यहाँ पर कोई सुर ही नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरा सुर का ताल्लुक ही उससे है। तो ये भी एक स्टेज होती है, उसको हाँ। आप क्या कह सकते हैं? ये भी एडिक्शन का एक और लेवल है। ये अगेन एक्सक्यूज़ जो है वो लिखना है या गाना है जो भी है, उन्होंने अपने आप को ये तसल्ली दे के रखी हुई है कि जब मैं ये करता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो इसके जवाब में ये भी आर्गुमेंट पेश किया जा सकता है कि दुनिया के सारे सिंगर तो ड्रिंक करके नहीं सिंग करते या दुनिया के सारे राइटर तो अल्कोहल नहीं यूज़ करते थे। बेसिकली इंसान का जो टैलेंट है उसका शराब से या नशे से कोई लेना-देना नहीं होता। आप ये अलबत्ता ये कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट जो है वो उस नशे का आदी है और अब वो उसके बगैर चल नहीं सकता। वो इतना आदी हो गया है कि उसके लिए अपने
उस टैलेंट को यूज़ करना बगैर उसके मुश्किल हो गया है। तो इसको यूँ देखना चाहिए। ये नहीं, वरना तो ये होता ना कि हाँ, मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स जो है उसने ज़िंदगी भर कभी सिंगिंग नहीं की, तो हम अचानक एक बोतल पूरी उसके अंदर उंडेल दें और वो स्टेज पे चढ़ के और वो बहुत आला पाई की सिंगिंग कर लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा ना।